कुछ लोगों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ के लिए ये सिर्फ किस्मत होती है। हालांकि कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी में दोनों ही चीजें हैं, मुश्किलें और किस्मत का एक साथ होना। नमस्कार, अपने रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने अतिथि। मैं हूं कविता शर्मा। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के किसान, उद्यमीकर्ता और वैज्ञानिकों के नवाचार को प्रदर्शित करने का एक मंच प्राप्त हुआ। इस बार मेले का विषय था उन्नत कृषि विकसित भारत। देश भर से आए किसानों, डिजिटल कृषि, महिला उद्यमी, किसान संगठनों ने इस मेले में अहम भूमिका निभाई, जिसमें से कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके किसान धर्मवीर कंबोज और अमृत जैविक नाम से मशहूर किसान राजेश कुमार भी शामिल थे। इन दोनों ही किसानों के साथ अपना रेडियो ने खास बातचीत की और इन दोनों किसानों की जब हमने कहानी को जानना चाहा तो दोनों ने अपने अपने काम के बारे में बताते हुए हमसे कहा। मैं किसान धर्मवीर कंबोज, गांव दामला, जिला जनरल हरियाणा का रहने वाला हूँ। जब मेरा जन्म हुआ गांव में, तब बिजली गांव में आई थी और 1962 में मेरा जन्म हुआ। और फिर उसके बाद में मैंने सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ और फिर मैंने स्कूल में पढ़ते पढ़ते 6ठी कक्षा में पॉल्यूशन फ्री चूल्हा बनाया और उसके बाद मैंने 9th कक्षा में इमरजेंसी लाइट बनाई। और इसके बाद मैंने और भी, जैसे भूकंप आ रहा है और उससे कैसे हम अपने आप को कमरे में सो रहे हैं सेफ्टी करें, तो एक भूकंप की वाल क्लॉक बनाया। इस तरह फिर मैंने मैट्रिक कर ली। मैट्रिक में 2 बार फेल हुआ, एक बार 9th में फेल हुआ, 2 बार मैट्रिक में फेल हुआ। कुछ समय के लिए मैं शहर के यमुनानगर के गुरु नानक कॉलेज में जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ 6 महीने के बाद मेरे मदर बीमार होने की वजह से मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और उनके इलाज में बिजी हो गया। और फिर मेरा रिश्ता भी हो गया। हॉस्पिटल में कनाल मेरी मदर थी, वो एक्सपायर हो गई वही। और फिर कुछ समय के बाद शादी हो गई। फिर मेरी सिस्टर बीमार थी, उसका इलाज शुरू किया और उसमें भी काफी दिक्कतें आई, क्योंकि 84-85 सन में सिखों मुल्लों के दंगे थे, तो पंजाब के हॉस्पिटल में वहाँ दिक्कत आ रही थी, लुधियाना में CMC में। फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया सिस्टर को लेकर के। उसका हार्ट ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गई। मेरे पर काफी देनदारी भी आ गई और घर में बेटी ने जन्म लिया क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जगाधरी में, और 24 दिसंबर को। और 27 दिसंबर को मैं घर छोड़ के दिल्ली आ गया। एक हैंड वॉच मेरे पास थी, टेलीफोन, एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट। और सर्दी इतनी थी दिल्ली में, मैंने घड़ी बेच करके मैं दिल्ली आया था। 70 रुपये में घड़ी बेची थी मैंने लाडवा में। बस में बैठ के दिल्ली आया और यहाँ पर सबको काम देखने लगा। सुबह तो काम नहीं कोई मिल रहा, मैट्रिक पास हूँ लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं, मुझे स्पेस नहीं मिल रहा, पैसे खत्म हो गए मेरे पास, अब भूख का भी दिक्कत आ गई, खाना भी खाना है। फिर यहाँ पुराने रेलवे स्टेशन पे आ गया और यहाँ पर फिर पता करने लगा कि यही मजदूरी मुझे मिल जाए। कोई मजदूर मंडी थी वहाँ पर, ओडिया पुल है, वहाँ पर तोड़ दिया पुराने दिल्ली के स्टेशन के पास में ही। और फिर वहाँ से मैंने रिक्शा पर लिखा हुआ देखा कंबोज गैरेज। फिर मैंने रिक्शा वाले से बात करी, भाई तो मुझे बिठा अपने वहाँ लेके जा जहाँ कंबोज गैरेज है ये। तो मैं उसकी कंबोज गैरेज की वहाँ गया। वो मलोट के पंजाब के रहने वाले आदमी थे, लंबे लंबे सफेद कुर्ता पजामा और शेर छोड़ रखा था सर्दी में। उसको मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया और बोला, भाई आप मुझे रिक्शा किराए पर दे दो, मुझे वो काम नौकरी की तलाश में आया था लेकिन पैसे भी खर्च हो गए। उसने मेरी बात समझी और उसने अपनी रिक्शा मुझे किराए पे दी। तो मैं दिल्ली में रिक्शा चलाने लगा और दिल्ली में वहाँ फुटपाथ पर सोना सर्दी में, और फिर सुबह ठंडे पानी से नहाना और अर्ली मॉर्निंग ही रिक्शा लेके चल पड़ना ताकि मैं अपना काम करता रहूँ जिससे सर्दी ना लगे। तो ऐसे दिल्ली में दिन गुजार रहा था और रात को फुटपाथ पे सोना और सर्दी में खूब मेहनत करनी। और पास में दिल्ली रेलवे स्टेशन के साइड में लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में जाना, वहाँ जाके दोपहर के समय कुछ किताबें पढ़ना जो खेती बाड़ी से रिलेटेड लाइब्रेरी में थी। वो किताबें अंग्रेजी में थी जिनमें दूसरे मुल्कों की खेती के बारे में मैंने पढ़ा। वहाँ की इंग्लिश वेजिटेबल, एक्सोटिक वेजिटेबल्स के नाम से
ब्रोकली, पार्सले, सेलरी, लीक, एस्पेरागस, अलामो, लेट्यूस, ये एक अलग सब्जियां थी। हमारे यहाँ तो घिया, तोरी, भिंडी, टमाटर और मिर्ची, ऐसी इस तरह की सब्जियां, पालक, मेथी, यही होती हैं। लेकिन बाहर मुल्कों में दूसरे टाइप की सब्जियों के बारे में जानकारी मिली। दिल्ली में मैंने सामान लेके जाता, मैं खारी बावली पड़ती है जड़ी बूटियों की मंडी, पुराने दिल्ली स्टेशन के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। खारी बावली में देखा, वहाँ विभिन्न प्रकार के मसाले, ड्राई फल और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां वहाँ देखने को मिली। और जड़ी बूटियां ड्राई फलों से भी महंगी बिक रही। और मैंने देखा छोटी छोटी जड़ें 10-10 ग्राम भी उस समय में 150 रुपए तक बिक रही थी। ये ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो इतने महंगी हैं? तो अकरकरा नाम की एक जड़ थी, 1.5-2 इंच लंबी और पेंसिल जितनी मोटी, और जिसके रेट उस टाइम भी बहुत महंगे थे। तो फिर ये अकरकरा होता कहाँ है? ये तो अब ये भी हो गया है। तो धरती में उगने वाले पौधे सारी जड़ी बूटियां, वहीं बड़ी बड़ी दुकानें हैं, होलसेलर की, वहाँ बोरे के बोरे, कोई बीजों का बोरा रखा, किसी में मोटे मोटे बीज है, किसी में सरसों जैसे बीज हैं बारीक, अलग अलग तरीके के, किसी में कांटे वाले बीज हैं, गोखरू टाइप के। इस तरह के काफी देखने को मिला। ये गोखरू तो हमारे यहाँ भी उगते हैं, जो वहाँ मैंने बिकते हुए देखे। ऐसा R&D टेस्टर बोलते हैं जिसको। तो इस तरह तुलसी के पत्ते और वहीं पर ही कुछ पौधों की छाल अलग अलग तरीके की, जैसे अर्जुन छाल है, इस अर्जुन के पौधे तो हमारे गांव में भी उगते हैं। ये ऐसे बड़ा हैरान था मैं, इस तरह की भी मार्केट है यहाँ। और वहीं पर मैंने देखा महंगे महंगे तेल, इतर बोलते हैं। हम छोटे छोटे थे तब छोटी छोटी शीशियों में घर में आते थे, और वो इतर कहीं दुकान से, बाजार से आते थे। ये बड़ा देख करके वो कई तरह की खुशबू मैंने वहाँ देखी जो बहुत महंगी बिक रही थी। तो ये खुशबू कोई गुलाब की खुशबू है, कोई गेंदे की खुशबू है, लहसुन की खुशबू है, जीरे की खुशबू है, जो ऑयल के रूप में देखे मैंने वहाँ पर। सौंफ की खुशबू, धनिया की खुशबू, मतलब तेल, धनिया का तेल ऐसे मानिए आप, परफ्यूम, नेचुरल एसेंशियल ऑयल, बड़ा महंगे कॉस्टली थे ये। और इनकी जो पैकिंग देखी मैंने, तो छोटी छोटी कांच की शीशियों में, और उनके महंगे रेट लगे हुए। तो इससे हैरान था। हमने सरसों का तेल देखा अपने गांव में, हमने तिल का तेल देखा, अलसी का तेल देखा, लेकिन ये तो हम नए तरीके के तेल मैंने यहाँ देखे। तो ये भी बड़ी तो मेरे लिए तो विचार था, ये भी खेती में ऐसा भी हो रहा है कुछ। इस तरह मैं अपनी सवारियां ढोता, कहीं होटलों में सवारियां लेके जाता। बड़े बड़े होटल होते हैं दिल्ली में, पहाड़गंज का इलाका है, रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के पास में सटा हुआ। तो पुराने दिल्ली स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन पहाड़गंज के सुबह सुबह कोई सवारी लेके जाता तो वो 60-60 रुपए उस समय में मुझे दे देते थे। और फिर होटल वाले भी 20-20 रुपए सवारी को वापस मुझे देते थे। मैं बर्फ की सीजन लेके जरा, जुलाई के महीने मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरे रेलवे स्टेशन के सामने ही एक्सीडेंट हुआ था। मंदिर है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, मंदिर से थोड़ा आगे पीली कोठी की साइड चलते हुए एक्सीडेंट हुआ, और कार ने मेरे को, फिर कार ने मारा, और मेरे को किसी ने उठाया भी नहीं। जुलाई महीने में, और दोपहर ही कुछ 2:30-3 बजे हुए थे। मुझे घसिया आगे बेहोश में था। होश आया तो देखा मैंने रिक्शा भी टूटी हुई थी। मैं साइड में, रिक्शा उस साइड में बर्फ के टुकड़े कहीं कहीं पड़े, पानी बिखर रहा। मैं बैठा हुआ, और फिर मेरे को रोनी आ गई, और मैंने महसूस किया कि आज मैं बच गया। शुक्र है मेरी छोटी बच्ची, उनकी मम्मी, मेरा परिवार। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, यहाँ मेरे कोई मदद करने वाला नहीं। मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं नहीं रहता यहाँ तो लोग बेइज्जती करते हैं, रेडी वाला भी बेइज्जती करता है, किसी की दुकान के अंदर खड़े हो जाए रिक्शा लेके वो बेइज्जती करता है, दूसरे रिक्शा वाले पीट देखते हैं। मेरा कोई साथी भी नहीं है। तो 6 महीने के बाद में मैं वापस चला आया अपने घर। हमारा किसानों का टूर अजमेर पुष्कर में गया। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर बहनें आंवले के लड्डू बना रही है। आंवले को पतरे पे रगड़ती हैं, और गुठली जब आती है तो उनके हाथ छिलते हैं, लेकिन वो लड्डू खाने में बहुत टेस्टी। और वहीं पर ही हमने देखा वहाँ कच्चे आम के जूस बन रहे हैं, और गुलाब जल बन रहा है, और वहीं जीरे का तेल देखा हमने। तो मैंने पूछा बागवानी विभाग के डायरेक्टर से, मैंने कहा भाई आप मेरी कुछ मदद करें। उन्हें 25,000 रुपया मुझे दिया। और फिर मैंने एक ऐसी मशीन के बारे में विचार किया कि जिससे मैं गुलाब जल भी बनाऊं, और इसी मशीन से मैं अपने आंवले को कद्दूकस करूं, और इसी से एलोवेरा जूस बनाऊं। इस तरीके की मैंने मशीन बनाई। और ये मशीन
जब मैंने स्टार्ट किया इसको, तो इसको बनाने मेरे 11 महीने लगे। 11 महीने में ये मेरे घर आई और मैंने इसको चलाया। उसी हमने टमाटो केचप, चिली सॉस, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, एलोवेरा सोप, शैम्पू, साबुन, गुलाब जल और इस तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। और फिर इस मशीन के बारे में बागवानी विभाग ने मेरी और मदद की। कृषि विज्ञान केंद्र दामला ने जड़ी बूटियों की ट्रेनिंग दी मुझे, और फिर मैंने जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग में एलोवेरा पे काफी काम करना शुरू किया। और अपने गाँव की 20-25 बहनें साथ लेकर के फिर हम एलोवेरा जूस बनाते, हरिद्वार भेजते, दिल्ली, जालंधर, इस तरह अलग अलग जगह पे हमने सप्लाई शुरू करी। और इसके बाद में मेरा NIF अहमदाबाद में भी पता लग गया उन्होंने, तो उन्होंने मशीन आकर के देखी और फिर उन्होंने कुछ मशीनों का मुझे ऑर्डर दिए कि भी हमारे लिए मशीन बनाओ। तो हमने उनके लिए फिर एक मशीन बनाई। वो मशीन उन्होंने अफ्रीका भेज दी। फिर और मशीनें बनवाई जिसमें वो आज चोमो, राजस्थान टमाटो केचप काम करने लगी मशीनें। इस तरह मैंने फिर एक वर्कशॉप बना ली। तो वर्कशॉप में मेरे को अपने गांव के लड़के रख लिए, मैंने उनको सिखाया, साथ में कुछ स्किल आदमी रख लिए। और यहाँ पर हमने फिर मशीनें बनानी शुरू की। नए डिजाइन में हमने मशीन बनाई। हमें अपने फार्म फ्रेश उत्पाद बनाकर बेचने चाहिए। हमें नए विचार अपने मन में रखने चाहिए और हमने अपनी मार्केटिंग खुद करनी चाहिए। हम दूसरे के भरोसे ना रह करके हम दूसरों की मदद करें। मैं तो यही चाहूंगा कि भाई हार्ड वर्किंग करें, अति मेहनत करें, हमको सफलता मिलती है और मिलेगी। सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, ये तो थे किसान धर्मवीर कंबोज, जिन्होंने अपनी मल्टी प्रोसेसिंग मशीन के माध्यम से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया। अब बात करते हैं राजेश कुमार की। राजेश कुमार हरियाणा के कैथल जिले के खेड़ी सिकंदर गांव के एक प्रेरणादायक जैविक किसान है। उनकी यात्रा 2004 में शुरू हुई जब उनकी मां सुगनी देवी को कैंसर का पता चला। चंडीगढ़ के PGI में डॉक्टर से परामर्श के दौरान राजेश को ये समझ में आया कि रासायनिक खेती स्वास्थ्य समस्याओं का एक कारण बन सकती है। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपनी मां को जैविक भोजन देने का निर्णय लिया, जिससे उनकी मां की स्थिति में सुधार हुआ। इस अनुभव ने किसान राजेश को जैविक खेती की ओर प्रेरित किया। आज उनके पास 16 एकड़ भूमि है और वो सफलतापूर्वक जैविक सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अमृत जैविक नाम का एक ब्रांड स्थापित किया, जिसके तहत 570 किसान उनसे जुड़े हुए हैं। इनमें से लगभग 90 किसान सर्टिफाइड जैविक हैं और दिल्ली, नोएडा, पंचकुला जैसे स्थानों पर अपनी उपज भेजते हैं। राजेश कुमार का ये सफर न केवल उनकी मां की सेहत में सुधार का कारण बना, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय के किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और पर्यावरण की भी रक्षा हुई। आइए जानते हैं किसान राजेश की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम राजेश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट कैथल है और विलेज खेड़ी सिकंदर है। मैं हरियाणा से हूँ और मैं 2008 से फार्मिंग कर रहा हूँ। और तो ऑर्गेनिक में 2008 से हूँ। फार्मिंग तो पहले भी करते थे केमिकल के साथ, लेकिन वो केमिकल में बीमारियाँ इतनी थी क्योंकि मेरी मम्मी का कैंसर थी। तो कैंसर के कारण हमने चंडीगढ़ में इलाज कराया था कैंसर का। तो उन्हें साइंटिस्टों ने बताया भाई ये बीमारी मतलब कैंसर आती है तो इन दवाइयों से आती है। तो 2008 में मैं छोड़ के इस चीज़ में आया था। आज मेरी मम्मी मेरे पास है और मैंने देखो 20 साल हो चुके हैं, फिर भी पूरी वो है, मैंने खेत में जाना अभी भी वो काम कर सकती है। मैं तो ये कहता हूँ जितने किसान हैं, आप डॉक्टर को छोड़ो, किसान को अपना डॉक्टर बनाओ। जो सामान लेने वाले हैं अगर किसान को डॉक्टर समझेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे ना अच्छी चीज़ों के लिए, तो किसान कुछ भी चीज़ पैदा करके दे सकता है। मैंने खुद अपने ऊपर खांसी की दवाई बनाई थी पिछले साल, मेरा 1 महीना खांसी नहीं गई। मैंने अपने आप दवाई तैयार करी शहद से, काफ़ी चीज़ों से, तो मेरी खांसी चली गई। और जो पटियाले से 1 साल से दवाई खा रहे थे ना, वो दवाई लेके जाते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल आराम हो चुका है हमारा। तो काफ़ी जगह से खांसी के लिए दवाई लेते हैं। तो यही कहता हूँ भी किसान को अपना डॉक्टर बना लो, तो किसान ही अच्छी चीज़ दे पाएगा। क्योंकि जो 100 मन कणक निकलती है ना, उसके बजाय 25 मन कणक लिख लो, उसका रेट अच्छा ले। चीज़ किसी को दोगे तो हेल्दी दोगे। मैंने राब बना रखी है, गुड़ से बिस्किट बना रखे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं हमारे किसानों की। और अकेला नहीं हूँ मैं, 725 किसान है मेरी एपीओ में। अमृत जैविक के नाम से एपीओ है और ये हरियाणा का बेस्ट अवार्ड ले चुके हैं 2019 में। FPO की जब बात आती है तो लोगों को समझने में अभी भी वक्त लगता है कि कैसे इसके साथ जुड़ा जाता है, कैसे किसानी की तरफ आया जाता है। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी अपनी जॉब छोड़ छोड़ के ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
मैं आईपीओ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं है कि जिसने ये आईपीओ का कॉन्सेप्ट दिया है ना किसानों को आगे बढ़ने के लिए, कि ज्वाइंट होने के लिए। नहीं तो आज भाई भाई का ये भी दुश्मन होया बैठा है। आईपीओ में किसान इकट्ठे होते हैं ना तो साझा काम हो जाता है। और मैं यहाँ पे 50 फार्मर का सामान लेके बेच रहा हूँ, 3 दिन से हूँ, लेकिन क्वालिटी तो बेच रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वही प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि मेरी नाबार्ड से आईपीओ बनी हुई है 2016 से, और नाबार्ड ने इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया है मेरे को कि मैंने मोबाइल वैन दे रखी है। और मेरे फार्म पे और लगाना चाहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, हम उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं भाई, हम शहद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। मेरा शहद देखो, उस काम से उठ के मैं इनमें आया, तो हमारा शहद पूरे फार्मर ग्रुप का, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईरान 3 देशों में टॉप क्वालिटी में आया। तो वही चीज़ें देखनी चाहिए हमें को भाई, चीज़ क्या बेचनी है। मैंने गलत चीज़ बेचेंगे तो खुद बीमार होएंगे। मेरा 2019 में एक्सीडेंट होया था, तो कोई भी नहीं कहता बचेगा। मैं 3 महीने को मैं मेरा कह रहा हूँ, आज हेल्दी हूँ, बिल्कुल फिर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं कह सकता भाई बीमार हो। कैसे पॉसिबल हो? मेरा खान पान अच्छा है, क्योंकि कभी किसी के साथ बैठ के नशा बीड़ी कुछ नहीं कराया मैंने, लेकिन खाना घर का बढ़िया है। मेरे पास 5 बीज देसी वैरायटी के हैं जो ऑनलाइन बेचता हूँ मैं। ऑनलाइन के ही ऑर्डर होते हैं हमारे ज़्यादातर। हम मिलों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। 2019 में गन्नौर में एग्जीबिशन लगा था, तो हमारे कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी थे, उन्होंने बोल के मेरे से बर्फ़ी तैयार करवाई थी। मैंने किया कि ना उसकी सेब की और पीले कद्दू की बर्फ़ी तैयार करके दी थी, जो राष्ट्रपति के खाने में मेरी बर्फ़ी थी। एक छोटा किसान हूँ मैं, मतलब, और एक हमारे कैथल जिला एक किसानों की मतलब अब है। हमारे कैथल ज़िले के पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड है पूरे हरियाणा में। तो उनको देख के हम आगे बढ़े हैं भाई, जो भी ये ले सकते हैं हम क्यों नहीं ले सकते। तो मैं तो ये कहता हूँ भी ऐसा काम करने से अपने भी शरीर सुधार, अपने परिवार का भी, और आगे देने वाले का भी ये होना चाहिए भी मेरे पास सामान आया है। तो अगर किसी को सीखने की इच्छा है तो कहाँ आए? डिस्ट्रिक्ट कैथल है, जो 152D के पास मेरा ब्लॉक पुंडरी पड़ता है, तो पुंडरी के पास ही मेरा गाँव है। जो हमारा विधायक जी बने हैं सतपाल जाम्बा जी, वो हमारे परिवार से ही है, मतलब आसपास ही गांव है हमारे। हम जब किसान की भूमिका को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में किसान की भूमिका आती है एक बेचारा सा बूढ़ा सा किसान जो कि खेत में हल चला रहा है। लेकिन आज किसानों की जो दशा और दिशा है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ जैसे सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर हैं जो जैसे ट्रैक्टर मशीन है, कोई भी है, इतनी बड़ी सब्सिडियाँ मिल रही हैं। और इतना जो 10 दिन में काम करना तो वो 1 घंटे में 1 दिन में काम बन जाता है। तो जो भी चीज़ मंगानी है ऑनलाइन का, मोबाइल का ऐसा ज़माना रहा है कि कुछ भी पता कर लो कहीं भी। हम भी पोलन बांट रहे हैं तो अगले को कहते हैं गूगल पे जाके सर्च मारो, तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है अभी क्या चीज़ है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये चीज़ छेड़ी है ना, इसके लिए हम तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम इसको निभाएंगे जी। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपका क्या है? मेरा आज गुड़ ज़्यादा बिकता है। गुड़ ज़्यादा बिकता हाँ, है गुड़ और शहद जी। आप विदेशों में भी जाते हैं, कैसा महसूस होता है? विदेशों में नहीं जा पाया क्योंकि वैसे अपने काम कर रहा हूँ, इनमें बहुत खुश हूँ मैं। मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे, अब मैंने बोला NDRA में मिल रहा है, उसकी पैकिंग कर रहे हैं। आज भी 4 दिन पीछे मिल रहा है, तो आएगा तो बाहर पैकिंग करनी है। तो अगर अब किसी को किसानी की तरफ आना हो तो उसमें क्या कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो अपने खेत की दशा सुधारो, केमिकल को छोड़ के इतने प्रोडक्ट घर में हैं, किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं। प्राकृतिक और केमिकल भरी खेती एक ही खेती है, उसमें अपने खेत से, अपने घर से, रसोई से ही तैयार कर सकते हैं सामान सारा कुछ। एक तो गाय रखो, घी भी बेचो, दूध भी बढ़िया पियो और अपने खेत का भी सुधार करो, क्योंकि गाय के गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, वही हमारे खेत के लिए बेनिफिट। सर, एक सवाल शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पूछूंगी, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें तो होती नहीं है। अपने घर में ही अगर शुद्ध खाना उगाना हो, देसी खाना उगाना हो, ऑर्गेनिक खेती करनी हो, तो कोई टिप्स देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने मकान के ऊपर एक महल्ले बनाओ ऑर्गेनिक किचन गार्डन, और उसमें इतने वो बढ़िया बढ़िया पौधे आ रहे हैं, तो उनमें अपने चीज़ों के लिए मतलब तैयार करो। हमारे ग्रुप से या किसी भी ग्रुप से जैविक खाद या जीवामृत कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं, हर चीज़ भेजने के लिए तैयार होते हैं हम। मैंने गुड़ से बिस्किट तैयार करे हैं, बाजरे के, रीजन के बिस्किट। और एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, देखो छोटा किसान ज़रूर हूँ। न्यूजीलैंड से जब अपना वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट अपने इंडिया में आए हुए थे, और उनको मेरे एग्रीकल्चर की तरफ से मतलब इतना मेरे को अच्छा लगा कि एग्रीकल्चर की तरफ से मेरे प्रोडक्ट के उनको गिफ्ट दिए गए थे।
तो उन्होंने न्यूजीलैंड जाने के बाद भी मेरे को, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद भी मेरे को इतना बढ़िया वो दिया कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें उन्होंने कि भाई इतने अच्छे गिफ्ट बना रहे हो आप, बाजरे के बिस्किट, गुड़ वगैरह सारी चीज़ें हमने दी थी उनको। तो सर ये वाकई काबिल तारीफ है और इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। एक सभी किसानों के लिए क्या संदेश आपका? सभी किसानों के लिए यह, अगर मेरा नंबर है 92 544 44 442, कभी भी मैंने रात के 12 बजे फ़ोन करेंगे तब भी हाजिर हूँ। अगर कोई चीज़ पूछनी है बता सकता हूँ। हमारे पास कुरुक्षेत्र गुरुकुल भी है, हम वहाँ भी जाते रहते हैं। डॉक्टर हरिओम जी हैं, उनका भी और बहुत अच्छा हुआ है हमारे साथ। और ये चीज़ सोच के चलो भी, हम किसी को जहर मुक्त खेती का वो देंगे ना तो वो भी हमारे को दुआ देगा, हमारी मेले फसलें भी बढ़िया होंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ जिससे भी सामान ले तो पूरे उससे ले, दिल खुश कर दो किसान का भी और उन लेने वाले का भी। तो दोस्तों, पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया था 22, 23 और 24 फरवरी को, जिसमें देश भर के किसानों ने शिरकत की थी। ये मेला इन सभी किसानों को, वैज्ञानिकों को, उद्यमकर्ताओं को एक मंच प्रदान करता है अपने अपने प्रोडक्ट को सबके सामने रखने का। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के किसान इसी तरह से फलते फूलते रहें और हमें अच्छा भोजन प्रदान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।